Good evening to all. Today we will discuss the topic malabsorption. So first we will see the introduction. Malabsorption syndrome is a digestive disorder that prevents your body from effectively absorbing nutrition from your food. माल सिंड्रोम एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है फूड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन कॉज है वो क्या है कि ये म्यूकस लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस लाइनिंग को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। और जो हमारा मेन रोल है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, जो हम खाना खाते हैं उससे, है ना। अब देखो, जब स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस लाइनिंग रप्चर्ड हो जाएंगी तो हमारा जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, जो हमें फूड से मिलता है, वो क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होंगी। और क्या कंडीशन अकर होगी, माल एब्जॉर्प्शन की। और ये सम कॉमनली नोन डिसऑर्डर रिलेटेड टू माल एब्जॉर्प्शन आर लैक्टोज इंटॉलरेंस और सीलियक डिसीज़। जो कॉमनली नोन डिसऑर्डर हैं रिलेटेड टू माल एब्जॉर्प्शन के, वो क्या हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस और सीलियक डिसीज़। पीपल विद अ हिस्ट्री ऑफ बॉवेल और स्टमक सर्जरी में हैव ऑल्सो अ माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर। जिन लोगों को बॉवेल या स्टमक सर्जरी की हिस्ट्री है उनको भी माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि जो माल एब्जॉर्प्शन है वो किस पे अफेक्ट करता है, पर्सन्स की एबिलिटी पर, है ना। इट इज़ एसेंशियल दैट दे सी अ डॉक्टर टू गेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एज क्विकली एज पॉसिबल। जो माल एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट करता है कि पर्सन के पास कितनी एबिलिटी है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की, फूड की, है ना। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो हमें डॉक्टर को अपने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्विकली लेना चाहिए। नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। जो माल एब्जॉर्प्शन है, अम्ब्रेला। अब इसे अम्ब्रेला क्यों कहा गया है, क्योंकि ये मैनी डिसीजेस को क्या करता है, कवर करके चलता है। फॉर अ वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर डेट अफेक्ट योर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम योर फूड। जो माल एब्जॉर्प्शन है वो अम्ब्रेला टर्म है जो वाइड रेंज में डिसऑर्डर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी एबिलिटी को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को। जो माल एब्जॉर्प्शन है कैन लीड इनडाइजेशन एंड माल न्यूट्रिशन, नॉट फ्रॉम अ लैक ऑफ ईटिंग इनफ न्यूट्रिशन बट फ्रॉम इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब देम। अब देखो, जो माल एब्जॉर्प्शन है वो इनडाइजेशन लीड करता है ना, और माल न्यूट्रिशन लीड करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खाना कम खाते हैं तो हमें इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये किससे होता है, अगर हमारा खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो उससे क्या कंडीशन अकर होती है, माल एब्जॉर्प्शन की। Malabsorption syndrome refers to a number of disorders in which a small intestine can't absorb enough of certain nutrition and fluids. अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छे से न्यूट्रिशन और फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो क्या होता है कि नंबर ऑफ डिसीज़ हमें अकर हो सकती हैं। देन टाइप्स ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। Some gastrointestinal disease such as celiac and inflammatory bowel disease cause general malabsorption of all kind of nutrients. जो कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ हैं जैसे सीलियक डिसीज़ हो गई और इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज़ हो गई तो वो माल एब्जॉर्प्शन कॉज कर सकती हैं। In other cases, you may have a particular difficulties absorbing particular kind of nutrition. किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से क्या हो सकती है, हमें डिफ़िकल्टी हो सकती है उससे एब्जॉर्ब करने की, है ना। तो सम केसेस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन माल एब्जॉर्प्शन, फैट माल एब्जॉर्प्शन एंड बाइल एसिड माल एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम डील करेंगे कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन। कुछ लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, है ना, एक या एक से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से, शुगर से। कुछ पीपल्स क्या होते हैं, सेंसिटिव होती है, एलर्जी होती है ना, डायबिटीज़ वाले पेशेंट। यू मे एक्सपीरियंस दिस प्राइमरली एज अ गैस पेन एंड एब्डोमिनल ब्लोटिंग।
कार्बोहाइड्रेट दैट आरंट फुली एब्जॉर्ब्ड इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। आप इससे एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, आपको अगर गैस पेन है या एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हो रही है तो आपको किसी चीज़ से क्या है, एलर्जी है, या फिर आप उसको इनटॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, एबिलिटी नहीं है आप में उसको एब्जॉर्ब करने की। कार्बोहाइड्रेट दैट आरंट फुली एब्जॉर्ब्ड इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर कार्बोहाइड्रेट है ना, तो हमने फूड के साथ कार्बोहाइड्रेट लिया और वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो क्या होगा कि फर्मेंटेड हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा, कायम किसमें, कोलोन में, और जो बैक्टीरिया है ब्रेक डाउन कर देगा उसको इनटू गैसेस में एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड में। तो उससे क्या होगा, हमें एब्डोमिनल ब्लोटिंग और गैस पेन होगा। कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन तो आ गया होगा समझ में। इट मीन्स कि इनटॉलरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वी डू नॉट हैव एबिलिटी टू टॉलरेट द कार्बोहाइड्रेट। देन प्रोटीन माल एब्जॉर्प्शन। जो प्रोटीन माल एब्जॉर्प्शन है ये अपने आप से ही अकर नहीं होता है ना, जब तक कोई पर्टिकुलर इनटॉलरेंस नहीं होगा। जैसे मिल्क प्रोटीन हो गया, ग्लूटेन इनटॉलरेंस हो गया, आपको अगर मिल्क से एलर्जी है ना, या फिर ग्लूटेन से है, तो इससे क्या होगा कि प्रोटीन माल एब्जॉर्प्शन होगा। आप उसको, आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि उसको हम एब्जॉर्ब कर सकें। Then bile acid malabsorption. Sometimes fat malabsorption result from lack of bile from disease of gallbladder, bile duct और liver. देखो कभी कभी क्या होता है कि फैट माल एब्जॉर्प्शन, मतलब जब फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो वो कभी कभी कारण क्या होता है कि जो हमारा बाइल रहता है ना, बाइल एंजाइम्स रहता है जो गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होता है, वो कभी कभी क्या होता है कि कम सीक्रेट होता है, और कम सीक्रेट होने के कारण क्या होता है कि ये फैट माल एब्जॉर्प्शन अकर करता है, लीड करता है। और इससे क्या होता है, गॉल ब्लैडर की डिसीजेज हो सकती हैं हमें, बाइल डक्ट्स की डिसीज़ हो सकती है, या फिर लिवर में डिसीज़ हो सकती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, इट रिजल्ट फ्रॉम अनदर प्रॉब्लम, ये किसी और प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है। जैसे लीविंग लेफ्ट ओवर बाइल एसिड इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब हमारा जो बाइल एसिड है वो कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहे, वहाँ से लीव ना हो, पास आउट ना हो, है ना, पासिंग दिस ऑन टू योर कोलोन, और ये कहाँ पे चला जाए कि हमारी कोलोन में चला जाए और ये वहाँ से पास ना हो, तो भी ये प्रॉब्लम अकर हो सकती है माल एब्जॉर्प्शन की। दिस साइड इफेक्ट इज कॉल्ड बाइल एसिड माल एब्जॉर्प्शन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, बाइल एसिड माल एब्जॉर्प्शन। लेफ्ट ओवर बाइल सॉल्ट ट्रिगर योर कोलोन टू सीक्रेट वाटर कॉजिंग क्रोनिक डायरिया। अब देखो जो लेफ्ट ओवर बचा हुआ जो बाइल रहता है ना, बाइल सॉल्ट, वो ट्रिगर करता है हमारे कोलोन को कि वो क्या करे, वाटर सीक्रेट करे, और उसके कारण क्या होगा, हमें क्रोनिक डायरिया लीड करेगा। नाउ वी विल डिस्कस द etiology ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। सम कॉजेज इंक्लूड, अब देखो etiology क्या क्या हो सकती है, इन्फेक्शियस डिसीज सच एज विपल डिसीज और ट्रॉपिकल स्प्रू। जो विपल डिसीज़ होती है वो क्या होती है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। विपल डिसीज़ प्राइमरी कॉज माल एब्जॉर्प्शन, है ना। जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे म्यूकस लाइनिंग को क्या करता है, रप्चर्ड करने लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन की, है ना। वहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्मॉल स्मॉल सोर्स हो जाते हैं वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में, है ना। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो इंटेस्टाइन है उसको क्या करने लगता है, धीरे धीरे डैमेज करने लगता है, उसी को हम बोल देते हैं विपल डिसीज़। ये विपल एक साइंटिस्ट के नाम से विपल डिसीज़ नाम रखा गया था। एंड ट्रॉपिकल स्प्रू क्या होता है, ट्रॉपिकल मीन्स क्या होता है, गर्मी वाली प्लेसेस, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी, ज़्यादा गर्मी रहेगी, तो वहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन के होने के चांसेस क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी रहेगी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी, तो क्या होगा
कि हमें डिहाइड्रेशन भी उतना ही होगा, और डिहाइड्रेशन उतना होगा तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो माल एब्जॉर्प्शन लीड करेगा हमें। देन इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज सच एज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसीज। अब क्या हो सकता है कि इसमें क्या हो सकता है कि इन्फ्लामेटरी अगर बॉवल डिसीज इन्फ्लेम्ड है ना, जैसे अल्सर हो गया, कोलाइटिस हो गया, क्रॉन डिसीज़ हो गई, तो इसके कारण भी माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ सच एज सीलिएक डिसीज़, ऑटो इम्यून डिसीज़ हो गई, मतलब सीलिएक डिसीज़ क्या होता है, जब जो ग्लूटेन का इंटॉलरेंस हो, ग्लूटेन हम टॉलरेट ना कर पाए है ना, उसे हम बोलते हैं सीलिएक डिसीज़। autoimmune disease such as celiac disease. Then overuse of certain drugs and medication, अगर ड्रग्स और मेडिकेशंस का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी हमें माल एब्जॉर्प्शन लीड कर सकता है। अगर हम अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी, अगर हम ज़्यादा रेडिएशन और कीमोथेरेपी लेंगे तो इससे क्या होगा कि ये हमारे कैंसर सेल्स को तो डैमेज करेगी ही, साथ साथ ये हमारे हेल्दी सेल्स और टिश्यू को भी डैमेज करने लगेगी अगर हम बार बार कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ज़्यादा लेंगे तो। शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड एज इन ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, अगर ओवर प्रोडक्शन होगा स्मॉल स्टमक एसिड का तो HCl ज़्यादा बनेगा, तो उसके कारण भी हमें माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ होने लगेंगे तो भी ये डैमेज कर सकते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को। देन यहाँ पर विपल डिसीज़ बता दिया गया है कि क्या है। देन ट्रॉपिकल फ्लू, सीलियक डिजीज़, सीलियक डिसीज़ क्या था कि ये प्रॉब्लम होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में जब ग्लूटेन जो प्रोटीन है हमारा है ना, जो व्हीट में और अदर ग्रेन्स में फाइंड आउट होता है, देन नॉर्मल फूड, और इसको हम टॉलरेट नहीं कर पाते, इंटॉलरेंस होता है, उसी को हम बोल देते हैं सीलियक डिसीज़। Due to infective agent, intestinal tuberculosis, parasites, Whipple disease, tropical flu. इंटेस्टाइनल में अगर ट्यूबरक्लोस हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा तो भी हमें क्या हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। पैरासाइट्स हैं अगर वही पैरासाइट्स अगर वो होंगे तो इसके कारण भी क्या होगा, पैरासाइट्स जो होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स को डैमेज करेंगे, और जब सेल्स डैमेज होंगी तो माल एब्जॉर्प्शन अकर होगा क्योंकि फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, अब देखो अगर क्या होगा कि ड्यू टू इन्फ्लामेशन, अगर जो इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है ना वो चेंज होगा है ना, कोई किसी भी उसमें चेंज होगा किसी भी स्ट्रक्चर में तो भी ये कॉज कर सकता है। अगर बॉवल डिसीज, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज़ है तो भी कॉज कर सकता है। डाइवर्टिक्यूलाइटिस, अब डाइवर्टिक्यूलाइटिस क्या होता है, डाइवर्ट मतलब क्या होता है कि डिवीज़न हो जाना, डाइवर्ट हो जाना, तो डाइवर्टिक्यूलाइटिस एक स्मॉल इंटेस्टाइन सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है कि स्मॉल पाउचेस बन जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल पाउचेस बल्ज आउट हो जाते हैं। फिस्टुला स्ट्रक्चर, फिस्टुला मतलब वेन्स और आर्टरी का कंबाइन होना। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंबाइन होना। पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी, पोस्ट वेजोक्टोमी, अगर पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी में क्या होगा कि जब हम ड्रेन आउट होगा हमारा स्टमक का फ्लूइड, तो अगर ये ओपन सर्जरी में होगा, ओपनली होगा तो क्या होगा कि ये बैक्टीरिया वायरस कॉज कर सकते हैं और वो माल एब्जॉर्प्शन इन्फेक्शन कॉज करेंगे इंटेस्टाइन में भी, और इसके कारण क्या होगा कि माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन होगी। डाइजेस्टिव फेलियर के कारण भी हो सकता है,
क्रोनिक पेनक्रियाटिस हो सकता है तो भी उसके कारण, कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियास, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगा तो भी हो सकता है। देन पैथोफिजियोलॉजी, माल एब्जॉर्प्शन अकर एज अ रिजल्ट फ्रॉम इनहेरेंट डिसीज। जो माल एब्जॉर्प्शन है वो कब अकर होगा? इनहेरेंट डिसीज मतलब ये क्या है? जेनेटिक डिसीज़ है ना, म्यूकोसल कंडीशन की, मतलब ये पहले से ही डिसीज़ होती है जिसमें म्यूकोसा कंडीशन लीड टू एक्वायर डैमेज ऑफ म्यूकोसल कंजेनाइटल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो माल एब्जॉर्प्शन है वो इनहेरिटेंट डिसीज़ है, जेनेटिक डिसीज़ है जिसमें म्यूकोसा लाइनिंग क्या हो जाती है? रप्चर्ड हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और ये कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है ना इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन में, जिसमें क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं एब्जॉर्प्शन के, है ना, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जीआई ट्रैक्ट की पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। और बैक्टीरियल फ्लोरा इन्फेक्शन का डिस्टर्ब्ड होना, ई कोलाई का डिस्टर्ब्ड होना या कंप्रोमाइज ब्लड फ्लो में पुअर ब्लड फ्लो होना बिकॉज ऑफ डिफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक जीआई ट्रैक्ट के डिफेक्ट के कारण ई कोलाई का डिस्टर्ब्ड होना या फिर पुअर ब्लड का फ्लो होना हमारी बॉडी में क्या करता है? इसके फंक्शन को, स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन को काम करने में कम कर देता है और हमारा जिसके कारण न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। देन साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स कॉमन रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, फ्रीक्वेंट डायरिया होगा डिहाइड्रेशन के कारण, डिहाइड्रेटेड स्किन पेल रहेगा, फटीग, वीकनेस, ब्लॉटिंग, मेंटल डिफ़िकल्टीज होंगी सच एज डिप्रेशन और इनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, एनीमिया और वेट लॉस भी हो सकता है। देन रिस्क फैक्टर, पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, बाइल डक्ट ब्लॉकेज भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर डिसीज़ भी हो सकती है, लिवर डिसीज़ भी हो सकती है। इट मीन्स सिस्ट में फाइबर्स हो जाना और बाइल डक्ट में ब्लॉकेज हो जाना, और गॉल ब्लैडर डिसीज़ भी अकर कर सकती है, और लिवर डिसीज़, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम तो सेम है ना, तो लिवर डिसीज़ भी हो सकता है। देन डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन हिस्ट्री टेकिंग, अब हम क्या क्या हिस्ट्री में लेंगे कि आप कितने टाइम से डेफिशिएट हैं और हैं भी या नहीं है ना, आपको ये पहले से तो नहीं है डिसीज़ या फिर है तो कब से है। हैव यू सेंस ऑफ एब्डोमिनल ब्लोटिंग, आपको क्या एब्डोमिनल ब्लोटिंग फील होता है। सीवियर कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री लेना है और उसका ड्यूरेशन लेना है। हिस्ट्री ऑफ हर्निया लेना है, आपको पहले हर्निया तो नहीं था, इससे पहले आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, आपको कभी डाइवर्टिकुलाइटिस तो नहीं था इससे पहले, क्रोन डिसीज़ तो नहीं थी आपको इससे पहले, आपको जियार्डिस डिसीज़ थी इससे पहले कि नहीं थी, आप कभी बाहर का फूड तो नहीं खाते हैं, स्पॉइल्ड फूड और इन्फेक्टेड फूड, आप ज़्यादा हैवी लिफ्ट तो नहीं करते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे? पेशेंट का वाइटल साइन देखेंगे, पेन इंटेंसिटी, पेन रेटिंग स्केल से चेक करेंगे, अपीयरेंस एंड कलर ऑफ स्टूल देखेंगे कि उसका अपीयरेंस और कलर कैसा आ रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि कैसा फूड एब्जॉर्ब हो रहा भी है कि नहीं हो रहा है। स्टूल टेस्ट परफॉर्म करेंगे फाइंडिंग्स के लिए कि क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। ब्रीथ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इसको भी फाइंड आउट करने के लिए बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है। नाउ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हम क्या देखेंगे? ब्लड टेस्ट, ब्रीथ टेस्ट, स्टूल टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन बायोप्सी, 72 आवर्स फीकल फैट टेस्ट, एक्सक्रीशन, एंडोस्कोपी, कॉन्ट्रास्ट एक्सरे। देन मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे? हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि जो भी आपको जिस फूड से भी एलर्जी है उसको अवॉइड कर सके, है ना, सप्लीमेंटेशन
कर सकें। ट्रीटमेंट फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस, हम लैक्टोज इंटॉलरेट है जो, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और अवॉइडिंग ऑफ डायरी लैक्टोज सप्लीमेंट्स, अब जो लैक्टोज सप्लीमेंट्स है उसको अवॉइड कर सकते हैं, डेयरी लैक्टेज सप्लीमेंट्स है ना। अ प्लान टू सप्लीमेंट्स कैल्शियम शुड बी कैल्शियम डेफिशिएंसी डेवलप। देन मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट फॉर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम डिपेंड्स ऑन द कॉज। जो ट्रीटमेंट है माल एब्जॉर्प्शन का वो कॉजेज में डिपेंड करता है। यू मे बी पुट ऑन अ स्पेशल डाइट ऑफ फूड्स दैट आर मोर इजली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। आपको एक स्पेशल डाइट मेंटेन करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा इजी हो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में। You may also given supplements to make up for nutrition that aren't being absorbed well. आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी मिलेंगे जो आपके न्यूट्रिशंस टू मेक अप फॉर न्यूट्रिशन दैट aren't being absorbed well. आपको कुछ सप्लीमेंट्स मिलेंगे जो क्या करेंगे, जो आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। Sometimes the cause of malabsorption syndrome is an intestinal tract is too active. कभी कभी क्या होता है कि जो malabsorption syndrome का कॉज होता है ना, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। Medicines may be prescribed to help it relax and allow more time for nutrition to enter bloodstream. मेडिसिन दी जाएंगी जो हेल्प करेंगी रिलैक्स करने में और अलाउ करने में कि न्यूट्रिशन जो हो जल्दी से जल्दी क्या हो, एक्टिवली ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब्ड हो जाए। एन इन्फेक्शन इज़ द कॉज, यू मे बी प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाएगी आपको। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, nursing management can be done in 3 ways: nursing assessment, priority needs and NCP. First assessment, check pain intensity by pain scale, vital sign, pylori infection from breath test, पेशेंट का वेट रेगुलर मॉनिटर करेंगे, स्किन प्रोट्रूड ग्रोइंग और एब्डोमिनल एरिया को ऑब्जर्व करेंगे, टेंडरनेस देखेंगे हम स्किन की, और स्टूल फाइंडिंग्स का कलर, स्टूल फाइंड आउट करेंगे उसका कलर और अपीयरेंस। देन प्रायोरिटी नीड्स, सबसे पहले प्रायोरिटी नीड्स क्या बनेगी कि उसको एब्डोमिनल पेन से रिलीव करें हम, एनाल्जेसिक एडमिनिस्ट्रेट करें, इन्फेक्शन से उसको प्रिवेंट करके रखें, वाइटल साइन एडमिनिस्टर करें, एंटीबायोटिक दें टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करें, गिव ऑलवेज लिक्विड डाइट, उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करें, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें, और रिगार्डिंग कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की एजुकेशन प्रोवाइड करें कि आपको बार बार कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी नहीं लेनी है, क्योंकि अगर बार बार लेंगे तो वो क्या होगा कि कैंसर सेल्स को तो किल करेगी, साथ साथ आपके हेल्दी सेल्स को भी किल कर देगी। देन नर्सिंग केयर प्लान, एक्यूट पेन रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन और गैस फॉर्मेशन, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है रिलेटेड टू वॉमिटिंग, इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है रिलेटेड टू सर्जरी, बॉडी टेम्परेचर चेंज हो सकता है रिलेटेड टू इन्फेक्शन, न्यूट्रिशन चेंजेस हो सकता है रिलेटेड टू लेस बॉडी रिक्वायरमेंट, एंजाइटी हो सकती है रिलेटेड टू लेस नॉलेज अबाउट कंडीशन। थैंक यू।